Good morning, everyone. मैं डॉक्टर रश्मि गोयल, visiting faculty in School of Open Learning, University of Delhi. This is the class of Company Law for student of BCom program semester 3. In the last class, I have started with Unit 3 Management. पिछली क्लास में थर्ड यूनिट शुरू की हुई है, मैंने मैनेजमेंट यूनिट शुरू की थी और इसका सिलेबस जो है, इसका जो कंटेंट है यूनिट 3 का, मैं एक बार फिर आपको शेयर कर रही हूँ। इसमें जो आपको टॉपिक्स कवर करने हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, लीगल पोजीशन, पावर्स एंड ड्यूटीज, की मैनेजरियल पर्सोनेल, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर कमिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी। ये टॉपिक्स हैं जो आपको यूनिट 3 में कवर करने हैं और वेटेज इसकी हर एक यूनिट की इक्वल वेटेज है। ईच यूनिट कैरीज द सेम वेटेज, हर यूनिट से इक्वल मार्क्स का पेपर आएगा आपका एज पर द नॉर्म्स। और बुक इसके लिए आपको अनिल कुमार सर की आप यूज कर सकते हो, कॉर्पोरेट लॉ, या फिर आप रीना चड्डा, एस चड्डा यूज कर सकते हो, या फिर एनडी कपूर, भारत भूषण, ये वाली बुक आप इसके लिए रेकमेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैं सीधा उसी टॉपिक से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे मैंने खत्म किया था लास्ट टाइम। ये सब हमने किया हुआ है लास्ट टाइम, वी हैव डन ऑल दीज टॉपिक्स। टुडे आई हैव टू स्टार्ट विद द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। दिस इज द टॉपिक टुडे आई हैव टू स्टार्ट विद अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पर जो डायरेक्टर्स होते हैं, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, जिसमें एक तो हमारा फर्स्ट डायरेक्टर होता है। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर भी मैंने आपके साथ पिछली क्लास में डिस्कस किए थे कि एडिशनल डायरेक्टर कौन होता है या ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन होता है। तो दीज आर दी वेरियस टाइप्स। तो आज डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है उससे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं। फर्स्ट डायरेक्टर कौन होते हैं? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है, तो उस टाइम पर जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनको हम फर्स्ट डायरेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जब ये डायरेक्टर्स रिटायर हो जाते हैं, कि इनका कुछ क्राइटेरिया बनाया हुआ होता है कि जैसे हमने पढ़ा है कि 5 साल एक डायरेक्टर की टर्म है, 5 साल बाद उनको रीअपॉइंट भी कर सकते हैं या उनको चाहे तो रिटायर भी कर सकते हैं। तो जब फर्स्ट डायरेक्टर रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद जो डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं उनको हम सबसीक्वेंट डायरेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर अंडर सेक्शन 152। सेक्शन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप एग्जैक्ट सेक्शन याद कर सकते हैं जब तो आप सेक्शन वहां पर लिखना, नहीं तो आप सेक्शन मत लिखना, गलत नहीं लिखना है। लिखना है तो सही लिखिए, नहीं तो मत लिखिए, क्योंकि अगर आप गलत लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सही लिखने पर आपको कुछ एडिशनल मार्क्स दिया जाएगा, बट गलत लिखने पर मार्क्स डिडक्ट जरूर हो जाएंगे। फाइन। तो फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करने, फर्स्ट डायरेक्टर कौन है? दीज आर दी डायरेक्टर्स हुज नेम आर यूजुअली गिवन इन द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जब कंपनी स्टैब्लिश होती है, जब बनाती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको क्या बताया था कि जो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स हैं, कंपनी की वर्किंग है, वो किस तरीके से चलेगी, क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे, ये सब हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया होता है। दिस इज बेसिकली द इंटरनल डॉक्यूमेंट। जो कंपनी के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये ज्यादा रेलिवेंट होता है। ठीक है, तो आर्टिकल्स में जिन भी डायरेक्टर्स का नाम दिया गया होता है वो हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं। अगर आर्टिकल्स में डायरेक्टर्स का नाम नहीं दिया हुआ है तो उस केस में जो भी सब्सक्राइबर होते हैं मेमोरेंडम के, उस केस में वो हमारा जो डायरेक्टर्स हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं। इन केस द आर्टिकल्स डू नॉट नेम देम, द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम में अपॉइंट देम अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर लेड डाउन इन दी आर्टिकल। तो आर्टिकल में जो भी प्रोसीजर दिया हुआ होगा कि किसी भी कंपनी में डायरेक्टर कैसे अपॉइंट किया जाएगा, क्या क्या स्टेप्स होंगे जो फॉलो करने पड़ेंगे, तो वो सब फॉलो करके जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मेमोरेंडम के, वो फर्स्ट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। सब्सक्राइबर्स कौन होते हैं मेमोरेंडम के? कि जब कंपनी फॉर्म होती है तो इनिशियल जो भी मेंबर्स होते हैं जिन्होंने मिलकर कंपनी शुरू की हुई होती है, वो हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं। फाइन। और अगर उनका किसी फर्स्ट डायरेक्टर का नाम आर्टिकल में भी नहीं दिया हुआ और जो सब्सक्राइबर हैं वो भी अपॉइंट नहीं कर पाते हैं,
फर्स्ट डायरेक्टर को, तो उस केस में सब्सक्राइबर्स को ही फर्स्ट डायरेक्टर माना जाता है। कितने टाइम तक माना जाता है? जब तक कंपनी की फर्स्ट एजीएम नहीं होती है, एनुअल जनरल मीटिंग। तो जब तक कंपनी की फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होगी तब तक जो सब्सक्राइबर्स हैं वही डायरेक्टर्स का रोल प्ले करते हैं। अगर 1 पर्सन कंपनी है तो उस केस में फर्स्ट डायरेक्टर का नाम ऑलरेडी आपको आर्टिकल्स में दिया हुआ होगा, और अगर आर्टिकल्स में नहीं दिया हुआ है तो उस केस में जो पर्सन 1 पर्सन कंपनी है तो एक पर्सन ने कंपनी शुरू की हुई है वो, तो उस केस में उसी पर्सन को डायरेक्टर माना जाएगा जब तक कि वो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको अपॉइंट नहीं कर देता, तब तक यही पर्सन जिसने कंपनी शुरू की है ही विल वर्क एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। Every person proposed to be appointed as a director by the company in general meeting or otherwise shall furnish his DIN and a declaration that he is not disqualified to become a director under this act. तो इसका मतलब जिस पर्सन का भी नाम प्रपोज किया जा रहा है कि जो हम अगर सब्सक्राइबर्स अपॉइंट कर रहे हैं डायरेक्टर्स को, या 1 पर्सन कंपनी में वो जो भी पर्सन है वो अगर किसी डायरेक्टर का नाम प्रपोज कर रहा है कि मुझे इसको कंपनी का डायरेक्टर बनाना है, तो उस केस में जिस पर्सन का नाम सजेस्ट किया जा रहा है उसको 2 काम करने होते हैं। एक तो अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो उसको सरकार से मिलता है वो एक तो उसको वहां पर देना होता है, और दूसरा उसको ये एक डिक्लेरेशन देनी होती है कि ही इज एलिजिबल टू बी द डायरेक्टर, मतलब कि उसमें कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, ही इज क्वालिफाइड। क्वालिफाइड मतलब डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब कि लाइक वो अनसाउंड माइंड नहीं है, या और भी अभी हम पढ़ेंगे डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, कि वो उन सब में किसी क्राइटेरिया में फिट नहीं है, तो ही इज एलिजिबल टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये 2 चीज उसको वहां पर देनी होती है। तो दिस इज द फर्स्ट डायरेक्टर कि या तो उनका नाम ऑलरेडी आर्टिकल्स में दिया हुआ होता है, आर्टिकल्स में नहीं होता तो कंपनी के केस में, पब्लिक प्राइवेट के केस में जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं वो उसको अपॉइंट कर देते हैं, और 1 पर्सन कंपनी के केस में जो पर्सन जिसने कंपनी शुरू की है वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है। फिर है सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स। तो सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स हैं अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड अदरवाइज ऑल सब्सीक्वेंट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर शेल टेक प्लेस इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो अगर आर्टिकल में कुछ स्पेसिफिकली सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स के बारे में नहीं दिया हुआ तो उस केस में जो जनरल प्रोसीजर है कि एजीएम कंपनी की जो होती है, जनरल मीटिंग जो होती है, उन्हीं में ही सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। कंपनी चाहे तो आर्टिकल से मेंशन करके इस रूल को चेंज करके अपने भी कुछ इसमें पॉइंट्स इंक्लूड कर सकती है, तो उस तरीके से फिर अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है अलग से तो ये एक जनरल रूल है कि जब भी डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे तो कंपनी की जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। नाउ रोटेशनल रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। रोटेशनल रिटायरमेंट मतलब कि एक एक करके जो है रोटेशन वाइज उनकी डायरेक्टर्स की रिटायरमेंट की जाती है। तो पब्लिक कंपनी के केस में या प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है उस केस में 1/3 ऑफ द डायरेक्टर की जितने भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उनके 1/3 तो परमानेंट होते हैं। पब्लिक कंपनी या पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है कोई प्राइवेट कंपनी, उन दोनों केसेस में जितने भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उनके 1/3 डायरेक्टर परमानेंट होते हैं, मतलब उनको चेंज नहीं किया जाता। वो जब तक कि उनकी एलिजिबिलिटी है वो कंपनी के डायरेक्टर्स फिक्स रहेंगे। एट लीस्ट 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शुड बी रोटेशनल डायरेक्टर। तो कम से कम 2/3 जो हैं वो वहां पर रोटेशनल डायरेक्टर होने चाहिए किसी भी कंपनी में। However, the article of association of such companies can provide that all the directors shall retire at every annual general meeting. अगर कंपनी चाहे तो वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये पॉइंट डाल सकती है कि जो भी डायरेक्टर्स हैं वो हर एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायर किए जाएंगे। तो ये कई बार एज अ गवर्नेंस भी लिया जाता है कि ताकि कंपनी के अंदर कोई गड़बड़ ना हो, डायरेक्टर्स वहां पर कुछ मिसमैनेजमेंट ना करें, तो कई बार ये क्लॉज वहां पर डाल दिया जाता है कि जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो हर एजीएम में रिटायर किए जाएंगे। At every subsequent annual general meeting, out of the 2/3 rotational director, 1/3 or the number nearest to 1/3 must retire. तो जब भी subsequent मतलब जब भी next annual general meeting होगी
तो जो 2/3 इनके रोटेशनल डायरेक्टर थे जिनको वो दे विल कीप ऑन चेंजिंग, तो उसमें से कम 1/3 नियरेस्ट का मतलब है कि जैसे कोई नंबर है वो पूरा राउंड ऑफ नहीं हो रहा है कि सपोज 35 है, देयर आर सपोज देयर आर 13 डायरेक्टर्स इन अ कंपनी, मैक्सिमम लिमिट एक कंपनी में 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर वहां पर जो है 1/3 की हम बात कर रहे हैं तो 13 इज नॉट डिवाइडेड बाय 3, तो इसलिए उसका नियरेस्ट जो भी होगा 1/3 नंबर की, सपोज 12 नियरेस्ट है तो 4 डायरेक्टर्स जो है कम से कम वहां पर रिटायर किए जाएंगे हर सब्सीक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग में। फाइन, एक बार मैं दोबारा से बता रही हूँ, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के केस में जितने भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं, प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक की सब्सिडरी, तो उस केस में जितने भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर हैं उनमें से सिर्फ 1/3 ही परमानेंट हो सकते हैं, उससे ज्यादा परमानेंट नहीं हो सकते, उससे कम भले ही होंगे, उससे ज्यादा परमानेंट नहीं हो सकते। और बाकी के जो है कम से कम 2/3 या उससे ज्यादा वो रोटेशनल डायरेक्टर होने चाहिए। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। कंपनी चाहे तो वो अपने आर्टिकल्स में ये मेंशन कर सकती है कि हर एनुअल जनरल मीटिंग में सारे डायरेक्टर्स जो है वो रिटायर किए जाएंगे और फिर दोबारा से अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और जितनी भी सब्सीक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो जो भी हमारे 2/3 रोटेशनल डायरेक्टर्स थे उसमें कम से कम 1/3 को तो रिटायर वो हर बार करेंगे, ये वहां पर मेंशन किया हुआ होता है। फिर है द डायरेक्टर्स टू रिटायर बाय रोटेशन एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग शेल बी दोज हु हैव बीन लॉन्गेस्ट इन ऑफिस सिंस देयर लास्ट अपॉइंटमेंट। तो जिन डायरेक्टर्स को, अब वो जो डायरेक्टर रिटायर कर रहे हैं उनका क्या क्राइटेरिया है, अपनी मर्जी से थोड़ी होगा कि मेरे को इस पर्सन को रिटायर करना है या इसको नहीं। अगर हर एक डायरेक्टर की एलिजिबिलिटी है वहां पर, तो उस केस में क्या होता है, वो जो भी पर्सन सबसे पुराना वहां पर काम कर रहा है कि मतलब उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से उनको रिटायर किया जाएगा, कि जो सबसे पहले यहाँ पर लगा था उसको पहले रिटायर किया जाएगा, जो डायरेक्टर बाद में अपॉइंट हुआ था उसको बाद में रिटायर किया जाएगा। और अगर एक ही डेट पर कई डायरेक्टर्स अपॉइंट किए हुए हैं तो उस केस में किस बेसिस पे रिटायर करेंगे, लॉट के बेसिस पे, कि लाइक लॉटरी जैसे वो निकालते हैं कि चिट्स निकालेंगे और उसके बेसिस पर उन डायरेक्टर्स को रिटायर किया जाएगा। प्राइवेट कंपनी के केस में जितने भी डायरेक्टर हैं वो सारे डायरेक्टर परमानेंट हो सकते हैं। वो जो 1/3 परमानेंट का रूल है वो सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए है। प्राइवेट कंपनी में अगर कंपनी चाहे तो उसके सारे डायरेक्टर्स परमानेंट डायरेक्टर्स बन सकते हैं। नाउ रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। At the annual general meeting at which a director retires as aforesaid, the company may fill up the vacancy by appointing the retiring director or some other person thereto. तो इसमें क्या है कि जिस एनुअल जनरल मीटिंग में वो डायरेक्टर को रिटायर कर रहे हैं, क्योंकि हम ऊपर अभी जब पढ़ के आए हैं तो हमने क्या पढ़ा कि एनुअल जनरल मीटिंग में ही उनको रिटायर किया जाता है, कि हर एनुअल जनरल मीटिंग में कोशिश की जाती है कि कम से कम 1/3 डायरेक्टर्स तो रिटायर होंगे और ज्यादा भी कर सकते हैं। तो एनुअल जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स को रिटायर होने के बाद उसी में ही वो जो कंपनी है उन वैकेंसी, क्योंकि रिटायर होगा तो वैकेंसी वहां पे क्रिएट हो गई, तो उन वैकेंसी को फिलअप करने की कोशिश की जाती है। तो उसके लिए तो या तो जिनको रिटायर कर रहे हैं उनको रीअपॉइंट कर सकते हैं, जैसे हमने कहा था कि 5 साल की टर्म है जिसको बढ़ाया भी जा सकता है, या फिर वो चाहे तो उसकी जगह किसी और नए पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हैं। अगर किसी वजह से जो भी रिटायरिंग डायरेक्टर है उसकी वैकेंसी फिल नहीं हो पाई है, ठीक है, वो किसी को मतलब ये वाला जो इशू था इसको पूरी तरह रिजॉल्व नहीं कर पाए कि किसको वहां पर अपॉइंट करें, तो उस केस में ये मीटिंग जो है एडजर्न की जाएगी, मतलब फिर आगे के लिए शिफ्ट की जाएगी। तो नेक्स्ट वीक में सेम डे तक, कि अगर उन्होंने सपोज थर्सडे मीटिंग करी है तो अगर आज उनका कोई भी मतलब वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाए तो नेक्स्ट वीक के थर्सडे को ही दोबारा मीटिंग की जाएगी और उस सेम जगह पर सेम टाइम पे वो वाली मीटिंग आगे कंडक्ट की जाएगी और फिर उसमें ये अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और अगर वो सपोज नेशनल हॉलीडे है तो फिर वो थर्सडे की जगह फ्राइडे हो जाएगी, मतलब नेक्स्ट डे उसको मीटिंग को फिर पोस्टपोन किया जाएगा। If at the adjourned meeting also the vacancy of the retiring director is not filled up and that meeting also has not expressly resolved not to fill the vacancy, the retiring director shall be deemed to have been reappointed at the adjourned meeting.
अगर जो नेक्स्ट वीक उन्होंने मीटिंग पोस्टपोन की है उसमें भी वो वैकेंसी फिल नहीं हो पाई रिटायरिंग डायरेक्टर वाली, या उन्होंने ये कोई रिजोल्यूशन पास नहीं किया हमें ये फिल ही नहीं करनी है, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो उस केस में जिस डायरेक्टर को रिटायर किया गया था वही दोबारा से रीअपॉइंट हो जाता है, उसी को ही फिर दोबारा से डायरेक्टर कंपनी का माना जाता है। पर उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि वो फुलफिल करनी पड़ेगी, अनलेस at that meeting or at the previous meeting a resolution for the reappointment of such director has been put to the meeting and lost। अगर वहां पर जब तक अगर उसको कब माना जाएगा कि वो डायरेक्टर है कि अगर इस वाली मीटिंग में या पिछली मीटिंग में कोई रिजोल्यूशन उसका रीअपॉइंटमेंट के लिए पास किया गया था और वो खो गया तो उस केस में वो नहीं होगा। The retiring director has by notice in writing addressed to the company or its board of director expressed his unwillingness to be so reappointed। अगर जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वो खुद ही मना कर दे कि मैं अब कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनना चाहता तो उस केस में भी उसको रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, रीअपॉइंट कब किया जाएगा? अगर जो हम पढ़ रहे हैं इनमें से कुछ नहीं है तब उसको रीअपॉइंट कर दिया जाएगा, पर अगर इनमें से कुछ भी होता है तो उसको रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा। तो ये बेसिकली हम डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ रहे हैं, किस केसेस में उनको रीअपॉइंट नहीं किया गया। तो पहली बार कि अगर उनका नाम ऑलरेडी चल रहा था, रिजोल्यूशन पास हो गया था और फिर वो खो गया तो उस केस में अभी उसको रीअपॉइंट नहीं करेंगे। अगर वो खुद मना कर देता है कि मैं डायरेक्टर नहीं बनना चाहता तब भी रीअपॉइंट नहीं होगा। वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन है तो उस केस में भी रीअपॉइंट नहीं होगा। या फिर वहां पर एक रिजोल्यूशन चाहिए कि अगर कोई नया भी डायरेक्टर वहां पर अगर कोई अपॉइंटमेंट करना है, रीअपॉइंटमेंट करना है तो कोई स्पेशल या ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसके बिना वहां पर कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा तो उस केस में भी वो डायरेक्टर नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब तक वो रिजोल्यूशन पास नहीं होगा वहां पे वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो वो वहां पर डायरेक्टर नहीं माना जाएगा। और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो उसी को वापस से डायरेक्टर बना दिया जाएगा। Section 162 is applicable to the case that is filling 2 or more vacancies by a single resolution। तो वही है कि अगर वहां पर ये उनका ऑलरेडी मेंशन हो कि अगर 2 या 2 से ज्यादा वैकेंसी रिजोल्यूशन पास करके होंगी तो वहां पर उसको डायरेक्ट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये तो जो हमने पढ़ा कि जब डायरेक्टर रिटायर हो रहा है फिर उसको रीअपॉइंट किया जा रहा है। अब है अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। ये बच्चों ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है यूनिट 3 जो है ये थोड़ी सी टेक्निकल है। इसमें बेसिकली आपको यही कंडीशंस वगैरह मिलेंगी कब क्या हो सकता है, तो इस पे अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाना, अदरवाइज इट्स वेरी इजी, बस इसको समझना पड़ेगा। फाइन, तो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है माइंड में तो प्लीज राइट इन द QA टैब, आई विल टेक इट अप एट द एंड ऑफ द क्लास। तो अगर रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह किसी और डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा रहा है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? A person who is not a retiring director in terms of section 152 shall, subject to provision of this act, be eligible for appointment to the office of a director at any general meeting। तो अगर वहां पर कोई रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं है, कोई दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा रहा है जनरल मीटिंग में, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, उसको क्या क्या करना पड़ेगा उस केस में? उसको पहले अपना नाम प्रपोज करना पड़ेगा, मतलब जो भी डायरेक्टर अपॉइंट होने जा रहा है कि सपोज पहले मिस्टर एक्स था, रिटायर हो गया, अब वो उसको रीअपॉइंट नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह किसी एक्स वाई पर्सन को ला रहे हैं, तो वो या तो वाई पर्सन या खुद अपना नाम रेकमेंड करेगा या फिर उसका नाम कोई और वहां पर रेकमेंड करेगा और उसका नाम वहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पर दिया जाएगा और वो मीटिंग के 14 दिन पहले उसका नाम जाना चाहिए। ठीक है, अगर किसी का नाम प्रपोज नहीं है तो वो डायरेक्टर डायरेक्टली अपॉइंट नहीं हो सकता। फर्स्ट हिज नेम शुड बी प्रपोज्ड, या तो वो खुद प्रपोज करे या कोई और मेंबर उसका नाम रजिस्टर्ड ऑफिस में प्रपोज करेगा और कम से कम 14 दिन पहले जो मीटिंग कंडक्ट की जा रही है उसके 14 दिन पहले उसका नाम वहां पर जाना चाहिए। A notice in writing under his hand signifying his candidature as a director or, as the case may be, the intention of such member to propose him as a candidate for that office।
तो ये राइटिंग में नोटिस वहां पर जाएगा कि इस पर्सन के ये यहाँ पर नॉमिनी है, मतलब ये यहाँ पर एक कैंडिडेट है, कि जब आप डायरेक्टर अपॉइंट करोगे तो ही इज वन ऑफ द कैंडिडेट हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, जिसका नाम वहां पर प्रपोज किया हुआ है। तो वहां पर दो चीज देनी है, पहले उसको अपना नाम प्रपोज करना है, एक राइटिंग में नोटिस देना है, उसके साथ उसको कुछ फीस वहां पर डिपॉजिट करनी पड़ेगी। 1 लाख रुपए का जो फीस है या और उससे ज्यादा अमाउंट जो भी कंपनी ने मेंशन किया हुआ होगा कि जो भी पर्सन अपना नाम प्रपोज करेगा उसको डिपॉजिट फीस वहां पर कुछ देनी पड़ेगी। तो 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा जो भी अमाउंट वहां पर मेंशन होगा वो उसको उस नोटिस के साथ सबमिट करना पड़ेगा। वो जो 1 लाख रुपए सबमिट किया हुआ है, अगर वो पर्सन डायरेक्टर बन जाता है तो उसको वो वापस से दे दिया जाता है, उसको रिफंड कर दिया जाता है। और गेट मोर देन 25% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स कास्ट ईदर ऑन शो ऑफ हैंड्स और पोल ऑफ सच रिजोल्यूशन। तो ये सब प्रोसीजर होता है। नहीं तो अगर उसको वोटिंग उसके पास मिल जाती है कि भाई उसको 25% या उससे ज्यादा वोट अगर मिल गए हैं, मतलब बाय शोइंग हैंड, या फिर अगर लाइक एक होता है कि चिट लिख के डालना कि भी अपने अपने नाम की चिट डालो कि उन किसको इलेक्ट करना चाहता है, या फिर सिर्फ हैंड रेज कराते हैं कि इसके फेवर में कितने लोग हैं कि ये डायरेक्टर बने। किसी भी तरीके से अगर उसको 25% से ज्यादा वोट मिल जाते हैं तो ही कैन बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय द बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कब अपॉइंट करते हैं? तो नीचे कुछ केसेस हैं, उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। जैसे सबसे पहले था एडिशनल डायरेक्टर। तो एडिशनल डायरेक्टर मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर किसी पर्सन का नाम चल रहा होता है कि इसको डायरेक्टर बनाया जाए बट वो डायरेक्टर इलेक्ट नहीं हो पाता, तो उस केस में अगर कंपनी चाहती है कि वो हमारा डायरेक्टर बना रहे तो उसको एज एडिशनल डायरेक्टर वो वहां पर अपॉइंट कर लेते हैं। दूसरा है ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ऑल्टरनेट डायरेक्टर होता है कि अगर कि सपोज कोई डायरेक्टर है, वो 3 महीने या उससे ज्यादा के लिए शहर से बाहर है, कि कंपनी का जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहाँ मीटिंग होती है, अगर वो 3 महीने या उससे ज्यादा के लिए बाहर रहता है तो उसकी जगह ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना दिया जाता है कि उस पर्सन की जगह जब तक वो यहाँ पर नहीं है, ये पर्सन यहाँ पर, ये वाला डायरेक्टर यहाँ पर उसकी जगह मीटिंग्स अटेंड करेगा। तो वो हमारा ऑल्टरनेट डायरेक्टर होता है। तो वो एक पर्टिकुलर मेंबर के लिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्टर के लिए एक इंडिविजुअल पर्सन अपॉइंट किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि कई डायरेक्टर्स के लिए एक को कह देंगे कि कोई भी नहीं होगा तो उनकी जगह पे ये पर्सन यहाँ पर मीटिंग अटेंड कर लेगा। नो, ऑल्टरनेट होता है कि एक्स की जगह ही किसी और को लगाना या वाई की जगह किसी दूसरे को लगाना। हर एक पर्सन का इंडिविजुअल ऑल्टरनेट को हम ऑल्टरनेट डायरेक्टर कहते हैं। फिर है नॉमिनी डायरेक्टर्स। नॉमिनी डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो नॉमिनेटेड होते हैं, जिनको नॉमिनेट किया जाता है। तो सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी द बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज अ डायरेक्टर। तो अगर किसी पर्सन को नॉमिनेट किया हुआ है तो उसको डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। नॉमिनेट कौन कर सकता है? एनी इंस्टीट्यूशन इन परसुएंस ऑफ प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन है कि करंट लॉ के हिसाब से अगर वो चाहे तो वो वहां पर अपना नॉमिनी डायरेक्टर को नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। किसी पर्सन को नॉमिनेट कर देंगे कि वो वहां पर डायरेक्टर बनेगा, या फिर उनका कोई एग्रीमेंट है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया हुआ है। तो इनमें से अगर किसी ने नॉमिनेट किया है तो वो वहां पर नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। देन कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। कैजुअल वैकेंसी क्या होती है कि इन बिटवीन द पीरियड, कि अगर कोई डायरेक्टर का रिटायर होने का टाइम नहीं है बट फिर भी कोई वैकेंसी अराइज हो जाती है कि कोई डायरेक्टर वहां पर रिजाइन कर देता है, किसी डायरेक्टर की डेथ हो जाती है, तो दैट इज अनफोर्सीन सिचुएशन जो कभी भी अराइज हो सकती है। तो तब जो वैकेंसी जनरेट होती है वो कैजुअल वैकेंसी होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल किसको कहते हैं? कि बाय लाइक जो हमारी ज्यूरिसडिक्शन होती है, कि जो हमारा लॉ होता है वहां से कब डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो वेयर अ मेंबर ऑफ अ कंपनी मेक एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 241 फॉर रिलीफ
in cases of operation mismanagement of a company's affair. तो अगर कोई कंपनी का मेंबर है, वो ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन डाल देता है कि कंपनी में जो भी मिसमैनेजमेंट हो रही है, ढंग से काम नहीं किया जा रहा है, कोई धोखाधड़ी हो रही है, उससे बचने के लिए वो ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन डाल देता है। तो ट्रिब्यूनल उसमें जहाँ पर जो भी ठीक लगता है अपने हिसाब से वहाँ पर डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देते हैं, और वो डायरेक्टर टाइम टू टाइम ट्रिब्यूनल को सारी रिपोर्ट देते हैं कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है और वहाँ पर मैनेजमेंट ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है, कंपनी अपने जो भी अफेयर्स हैं वो लॉफुली कंडक्ट कर रही है या नहीं। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल कब अपॉइंट करेगा? जब मेंबर उनके पास शिकायत करेंगे, वहां पर कोई एप्लीकेशन देंगे कि कंपनी के अंदर जो भी मिसमैनेजमेंट चल रही है उससे छुटकारे के लिए, उससे बचाव के लिए वहां पर ट्रिब्यूनल को अप्रोच किया जाता है। तो वो अपने आप वहां पर उस टाइम अपना डायरेक्टर वहां पर अपॉइंट करती है, जो सीधी रिपोर्टिंग ट्रिब्यूनल को करता है। नाउ नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है। कब? where all the directors of a company vacate their office under any of these specified disqualification. अगर किसी स्पेसिफिक डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से सारे डायरेक्टर्स एक साथ अपना ऑफिस छोड़ देते हैं, मतलब एक साथ अगर रिटायर हो जाते हैं, रिटायर तो नहीं होंगे, मतलब एक साथ वो सपोज रिजाइन कर देते हैं, तो उस टाइम पे the promoter or in his absence the central government shall appoint the required number of director. तो उस केस में क्योंकि सारी डायरेक्टर्स की सीट खाली हो जाएंगी, तो उस टाइम या तो जो प्रमोटर है वो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं वहां पर वो अपॉइंट करते हैं। और वो कब तक ऑफिस को संभालते हैं? जब तक कि कंपनी की जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं किया जाता, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो जनरल मीटिंग में अपॉइंट किए जाएंगे। तो जब तक कंपनी की जनरल मीटिंग नहीं होती, जब तक कंपनी के अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए, उनको टेक केयर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रमोटर वो वहां पर डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। Appointment of directors by proportional representation. So the articles of a company may provide for the appointment of not less than 2/3 of total number of directors of a company as per principle of proportional representation. तो जो कंपनी का आर्टिकल है वो ये वहां पर बोल सकता है कि जो भी कंपनी के मेंबर, जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे, तो कम से कम 2/3 जो हैं वो इस प्रिंसिपल के बेसिस पर, ये बेसिकली हमारा इलेक्शन सिस्टम होता है कि इलेक्ट किए जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कि वो फिर ऑफिस अपना होल्ड करते हैं, तो उनको उस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा। जितने भी डायरेक्टर्स हैं उसमें कम से कम 2/3 डायरेक्टर ऐसे अपॉइंट किए जाएंगे। Such appointment may be made once in every 3 years. तो ये अपॉइंटमेंट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कब किए जाते हैं? 3 साल में एक बार। Casual vacancy of such director shall be filled as provided in subsection 4 of section 161. मतलब इन प्रोसीजर्स के हिसाब से, उस नॉर्म के हिसाब से जो भी कैजुअल वैकेंसी इन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की आएगी उसको फिल किया जाएगा। Now क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, उसका मतलब कि किसको डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। कि जैसे हम अगर ऑडिटर की बात करते हैं कि ऑडिटर कौन अपॉइंट हो सकता है, कि उसको लाइक फाइनेंशियल पूरी नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस की, वो सीए होना चाहिए, तो इस तरीके से कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन होती है। तो इसी तरह डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है कि कौन डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है कि उसके किसी डायरेक्टर के पास एक पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए। तो डायरेक्टर के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। डायरेक्टर से जो रिक्वायर्ड होता है वो सिर्फ उनका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर वो रिक्वायर्ड होता है, जो उनको कंपनी में अपना सबमिट करना पड़ता है। इसके अलावा कोई भी फर्म, एसोसिएशन या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कोई भी कंपनी के डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकती। ओनली इंडिविजुअल मेंबर्स कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स। सिर्फ दो चीजें हैं कि एक तो उस पर्सन का डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए और दूसरा वो इंडिविजुअल होना चाहिए, कोई कंपनी, फर्म या एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए। दैट्स इट।
फिर है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, जो हम ऊपर पढ़ रहे थे कि ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड। तो वो कौन कौन से डिस्क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से डायरेक्टर्स नहीं बन सकते हैं? तो वो है, एक तो ही इज ऑफ एन अनसाउंड माइंड एंड इज डिक्लेयर्ड सो बाय द कोर्ट। अनसाउंड माइंड, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती, जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं है, उसको हम अनसाउंड माइंड कहते हैं। तो अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है और कोर्ट ने ये डिक्लेयर भी कर दिया है, तो उसको डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ही इज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो गया, उसके पास बेसिक मतलब जो संपत्ति होनी चाहिए वो कुछ भी नहीं है, तो उसको इंसॉल्वेंट बोल देते हैं। तो अगर कोई डायरेक्टर, कोई पर्सन इंसॉल्वेंट है तो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होगा। उस किसी पर्सन ने अपनी इंसॉल्वेंसी जो है वो फाइल करी हुई है, डिक्लेयर किया हुआ है और उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस में है, पेंडिंग चल रही है, तो उसको भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करेंगे। He has been convicted by a court of any offense and has been imprisoned for at least 6 months। तो अगर कोई मतलब दोषी है किसी वजह से, उसके अगेंस्ट कोई केस चल रहा है और वो 6 महीने, कम से कम 6 महीने की अगर उसको जेल हो चुकी है, तो उस केस में भी उसको डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करेंगे। However, if a person has been convicted of any offense and has served a period of 7 years or more, he shall not be eligible to be appointed as a director in any company। तो वही, अगर किसी मामले में वो दोषी पाया गया है और उसने 7 साल या उससे ज्यादा का टाइम ऐसे बिताया, तो उसको डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करेंगे। If an order has been passed disqualifying him of being appointed as a director by a court or tribunal, अगर उसके अगेंस्ट कोई भी ऐसा ऑर्डर आया हुआ है कि इसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता किसी भी कंपनी का डायरेक्टर, ये कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो है अगर ये वाला कोई ऑर्डर निकाल चुकी है, तो वो पर्सन एलिजिबल नहीं है, उस पर्सन को डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। He has not paid any calls with respect to any share of company held by him, whether alone or jointly with others, and a period of 6 months has elapsed from the last day fixed for the payment of call। कि कंपनी, इसके पास जो पर्सन था उसके पास कुछ शेयर्स थे कंपनी के, और उसने अपनी कॉल जो है, कंपनी ने कॉल मनी मंगाई थी, इसने कॉल मनी पे नहीं की, और जो लास्ट डेट थी उसके बाद 6 महीने बीत चुके हैं, तो उस केस में वो पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता। He has been convicted of offences dealing with related party transaction at any time during the last preceding 5 years। अगर वही किसी लाइक धोखेबाज है, किसी मामले में दोषी अगर वो पाया गया है कि उसने किसी दूसरी पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन की थी पिछले 5 साल में और उसने धोखाधड़ी वहां पर की हुई है, तो उस केस में भी उसको डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। अगर कोई पर्सन अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN अगर वो अपना सरकार से नहीं ले पाया है, तो वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होगा। ही इज और हैज बीन अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, अगर वो पहले किसी कंपनी का डायरेक्टर है, ठीक है, हमने पढ़ा था कि एक पर्सन मल्टीपल कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है, एक ही कंपनी से ज्यादा में भी डायरेक्टर बन सकता है। तो अगर वो ऑलरेडी किसी कंपनी का डायरेक्टर है जो टाइमली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न जो है पिछले 3 साल की सबमिट नहीं करते हैं, या फिर जो भी उन्होंने डिपॉजिट लिए हुए थे या जो भी उन्होंने डिबेंचर्स वगैरह लिए हुए थे, उस पे वो टाइमली उनको रीपे नहीं कर रहे हैं, या फिर जो डिविडेंड वगैरह है डिक्लेयर कर रहे हैं और उनको टाइमली पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में भी उनको डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। तो दीज आर फ्यू डिस्क्वालिफिकेशन जिनकी वजह से किसी पर्सन को डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। और अगर कोई ऑलरेडी कंपनी का डायरेक्टर चल रहा है बट बीच में कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन आ गई कि उसके अगेंस्ट कोई केस शुरू हो गया और सरकार ने मान लिया, कोर्ट ने मान लिया कि हाँ सही है, तब भी उसकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो उस केस में कौन सी वैकेंसी अराइज होती है? कैजुअल वैकेंसी। फिर है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। इसका मतलब कि एक साथ एक पर्सन मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स, कितनी कंपनीज का डायरेक्टर बन सकता है।
तो no person after the commencement of this act shall hold office as a director, including any alternate directorship in more than 20 companies at the same time. तो जब से कंपनीज एक्ट 2013 शुरू हुआ है तब से उसमें यह है कि कोई भी पर्सन 20 कंपनी से ज्यादा एक समय पर 20 कंपनी से ज्यादा में डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर काम नहीं कर सकता। ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज इन विच अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर शेल नॉट एक्सीड 10। और अगर पब्लिक कंपनी की बात करेंगे तो पब्लिक कंपनी के लिए वो लिमिट सिर्फ 10 की है, 10 से ज्यादा में उसको डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। और ये जो 10 कंपनी काउंट की जाएंगी इसमें तो जो पब्लिक कंपनी है डायरेक्ट वो तो है ही, इसके अलावा अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जो किसी पब्लिक की होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है तो वो भी इस कैलकुलेशन में इंक्लूड होगी। The members of a company may, by special resolution, specify any lesser number of companies in which a director of the company may act as director. कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल्स जो वो निकालती है या स्पेशल रिजोल्यूशन अपनी मीटिंग में पास कर देगी जिसमें जो ये इनकी मैक्सिमम लिमिट है वो उसको कम भी कर सकती है कि अगर कोई जनरली 20 कंपनी में बन सकता है तो वो ये अपना रिजोल्यूशन पास कर सकती है कि हम उसी पर्सन को डायरेक्टर बनाएंगे जो सपोज 10 से ज्यादा कंपनी में काम नहीं कर रहा होगा, 10 से ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर नहीं होगा, तो उस केस में वो लिमिट उनकी 10 रह जाएगी। If a person accepts an appointment as a director in contravention of these provision, तो अगर कोई पर्सन डायरेक्टरशिप को एक्सेप्ट कर लेता है बट वहां पर उसको कोई भी इनमें से कोई प्रोविजन है फुलफिल नहीं हो रहा, कि सपोज कि उसको बोला है कि तुम 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनी में काम नहीं कर सकते बट वो सपोज 12 कंपनी में काम कर रहा है, तो यहाँ पर उसकी सेकेंड वाली नहीं फुलफिल हुआ प्रोविजन, तो उस केस में ही इज पनिशेबल, उसको पनिश किया जाएगा, उसके ऊपर फाइन चार्ज किया जाएगा। फाइन कितना होगा? कम से कम 5,000 रुपए, जिसको बढ़ा के 25,000 भी किया जा सकता है एवरी डे, रोज का 5 से 25,000 रुपए तक का उसको फाइन किया जाएगा जब तक कि वो इस चीज को जो कॉन्ट्रावेंशन चल रही है वो उसको कंटिन्यू करेगा, तब तक वो उसको रोज को इतना फाइन पे करना पड़ेगा। नाउ रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर को कैसे हटाया जाता है, व्हाट इज द प्रोसीजर? Removal of director by the shareholder under section 169. A company may by ordinary resolution remove a director not being a director appointed by tribunal under section 242 before the expiry of the period of his office after giving him a reasonable opportunity of being heard. तो अगर कोई कंपनी चाहे, शेयर होल्डर चाहे तो वो किसी डायरेक्टर को हटा सकते हैं। उस केस में उनको हटाने का क्या मतलब है कि वो इन बिटवीन द पीरियड, कि अभी उसकी रिटायरमेंट नहीं थी, अभी उसको हटना नहीं था बट फिर भी उसको हटाया जा रहा है किसी भी रीजन से, तो उनको पहले एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि वो इस डायरेक्टर को हटाना चाहते हैं, प्रोवाइडेड कि वो डायरेक्टर ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट नहीं किया होना चाहिए। अगर ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया है तो वो उसको रिमूव नहीं कर सकते। फाइन। तो उस जो भी डायरेक्टर को हटाना है उसके लिए पहले स्पेशल ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया जाएगा और उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसको मतलब उसका पक्ष भी सुना जाएगा कि अगर उसको किसी एलिगेशन लगा के हटाया जा रहा है तो पहले उसको भी मौका दिया जाएगा मीटिंग में कि वो अपना पार्ट प्रेजेंट करे और फिर उसको वहां से रिमूव किया जा सकता है। A special notice shall be required of any resolution to remove a director under this section or to appoint somebody in place of a director so removed at the meeting at which he is removed. तो उसके लिए स्पेशल नोटिस जरूरी होगा कि अगर वो कंपनी चाह रही है कि इस पर्टिकुलर मीटिंग में वो किसी डायरेक्टर को हटाना चाहती है या फिर वो जो डायरेक्टर हटेगा उसकी जगह वो किसी और को वहां पर अपॉइंट भी करना चाहती है, तो उस केस में स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। A vacancy created by removal of a director may be filled by the appointment of another director in his place at the meeting at which he is removed, provided special notice of the intended appointment has been given. तो इसमें यही बताया हुआ जो ऊपर था कि अगर वहां पर जो वैकेंसी क्रिएट हुई है डायरेक्टर को हटा के,
तो अगर वो चाहते हैं कि उसी मीटिंग में वो दोबारा से फिल कर दी जाए, उसकी जगह अपॉइंट कर दिया जाए, तो उस केस में उनको पहले से स्पेशल नोटिस ये देना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा फिल नहीं कर पाए, अगर वो सपोज पहले से नोटिस नहीं दे पाए, तो वो एक कैजुअल वैकेंसी की तरह फिल किया जाएगा कि सपोज अगली मीटिंग तक वो काम करेंगे और फिर उसमें रीअपॉइंटमेंट होगा, वो किसी और को उसमें अपॉइंट किया जाएगा, तो वो एक कैजुअल वैकेंसी की तरह फिल किया जाएगा। तो ये था अगर नॉर्मल डायरेक्टर्स को हटाना है। फिर है कि अगर डायरेक्टर्स को ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया था तो उनको हटाने का क्या प्रोसीजर है। मतलब ट्रिब्यूनल अगर किसी डायरेक्टर को हटाती है, वहां तो ऊपर जो भी हमने पढ़ा वहां पे शेयर होल्डर हटा रहे हैं, अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कर रहे हैं और उसमें वो डायरेक्टर को हटा रहे हैं। अब है कि ट्रिब्यूनल अगर हटाता है किसी डायरेक्टर को तो क्या प्रोसीजर है। Where an application is made to the tribunal under section 241 for relief against operation and mismanagement of a company's affairs, the tribunal may, if satisfied, order for the removal of any of the director of the company. तो अगर किसी कंपनी की तरफ से एप्लीकेशन जाती है ट्रिब्यूनल के पास, दिस इज लाइक ट्रिब्यूनल इज बेसिकली द कोर्ट ऑफ द कंपनीज। कंपनी के जो भी मैटर होते हैं, कंपनी के जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, वो यहाँ ट्रिब्यूनल में जाके सॉल्व किए जाते हैं। तो ये जो ट्रिब्यूनल होते हैं स्पेसिफिकली कंपनीज के लिए एस्टैब्लिश किए जाते हैं, कंपनियों का कोर्ट होता है। तो वहां पर अगर कंपनी का कोई मेंबर ट्रिब्यूनल में ये एप्लीकेशन दे देता है कि हमारी कंपनी में सपोज सब ठीक नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ मिसमैनेजमेंट हो रही है, तो उस केस में अगर ट्रिब्यूनल को वो एप्लीकेशन सही लगती है तो उस केस में वो एक डायरेक्टर को या उससे ज्यादा को, जितना उनको लगता है, उनको हटाने का वहां पर नोटिस दे सकते हैं। The tribunal may also pass the order for the termination or setting aside of an agreement which the company might have made with its director. ट्रिब्यूनल चाहे तो वो उसका वो टर्मिनेशन वाला लेटर भी दे सकती है, भले ही उनका एग्रीमेंट है कंपनी के साथ डायरेक्टर्स का, बट उस एग्रीमेंट को एक साइड रख के वो उनको हटाने का नोटिस या ऑर्डर वहां पर पास कर सकती है ट्रिब्यूनल। The effect of such order will be removal of such director or directors from his or their office. तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि वो जो डायरेक्टर होगा वो वहां से हटाया जाएगा। The director removed by tribunal is disabled from holding a managerial office in the company for a period of 5 years without the leave of the tribunal. तो अगर किसी डायरेक्टर को ट्रिब्यूनल हटाती है, अगर सिर्फ शेयर होल्डर हटाते हैं जब ये एप्लीकेबल नहीं है, बट अगर किसी डायरेक्टर को ट्रिब्यूनल हटा रही है तो उस केस में उस पर्सन को 5 साल के लिए उस कंपनी में बैन कर दिया जाता है। मतलब वो किसी और मैनेजरियल पोजीशन पे भी, डायरेक्टर से तो हट गया, वो 5 साल तक किसी और मैनेजरियल पोजीशन में भी वहां पर काम नहीं कर सकता। Moreover, he cannot claim compensation for the termination of his appointment. अगर ट्रिब्यूनल हटा रही है उसको बीच में तो वो कोई कंपेंसेशन भी वहां पर क्लेम नहीं कर सकता कि आपने मुझे बीच में निकाल दिया मेरी टर्म के, तो वो वहां पर कोई कंपेंसेशन क्लेम नहीं कर सकता। फिर है लीगल पोजीशंस ऑफ डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर मतलब किस तरीके से काम करते हैं, तो इसको मैं आपको स्मॉल में लाइक क्रिस्प में बता रही हूँ कि डायरेक्टर्स कौन होते हैं, जो कंपनी के सारे अफेयर्स को मैनेज करते हैं, कंपनी की सारी जो भी लाइक अफेयर्स है उनको कंडक्ट करते हैं, तो वो सारा काम डायरेक्टर्स का होता है। तो वो एज एन एजेंट भी काम करते हैं, ट्रस्टीज के जैसे भी काम करते हैं और मैनेजिंग पार्टनर्स के जैसे भी काम करते हैं। तो अगर वो एजेंट हैं, डायरेक्टर्स एजेंट की तरह कैसे काम करते हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कि सपोज कॉन्ट्रैक्ट तो कंपनी के साथ हो रहा है पर वो कर कौन रहा है, वो डायरेक्टर्स कर रहे हैं, कि उसपे जो साइन है वो सब डायरेक्टर्स के चल रहे हैं, कंपनी की स्टैंप लग रही है और नीचे डायरेक्टर के साइन हो रहे हैं। तो ही इज वर्क एज द एजेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी का एजेंट बन के काम कर रहे हैं, कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्टर्स आर यूज्ड एज एजेंट ऑफ द कंपनी फॉर कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। लाइक एजेंट्स, director should conduct business of the company with care, skill and diligence possessed by them. तो जो एजेंट की तरह वो कैसे काम करते हैं, क्योंकि कंपनी को बड़े ध्यान से पूरे मेहनत के साथ वो चलाते हैं और कंपनी की जो भी
प्रॉफिट्स होते हैं या कंपनी के जो भी एसेट्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए वो अकाउंटेबल होते हैं, वो आंसरेबल होते हैं कि अगर ये ऐसे हुआ तो वो क्यों हुआ। तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द एजेंट्स ऑफ द कंपनी। फिर एज ट्रस्टीज काम करते हैं। ट्रस्टीज मतलब कि इनके जो है कंपनी का सारा पैसा, सारा फंड इनके हाथ में होता है, ये उसको आगे यूज कर सकते हैं। तो इनको ये पावर दी जाती है कि ये कंपनी के हित में काम करें। दे शुड वर्क ऑन दी इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कि दे शुड टेक केयर कि जो भी कंपनी का है वो नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इनको वो ट्रस्टीज के जैसे भी काम किया जाता है, इनके ऊपर पूरा भरोसा करके कि ये जो भी कर रहे होंगे, जिस तरीके से भी फंड यूटिलाइज कर रहे हैं, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी कर रहे हैं। तो वो ट्रस्ट करके इनके ऊपर काम किया जाता है। तो दे आर नोन एज ट्रस्टीज। फिर है एज मैनेजिंग पार्टनर्स। Director represent the shareholder to conduct the business of the company on their behalf. तो डायरेक्टर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, तो वहां पर शेयर होल्डर तो उन काम नहीं करते ना, तो उनकी जगह शेयर होल्डर्स आर दी ओनर ऑफ द कंपनी। तो वो अपने बिहाफ पर डायरेक्टर्स वहां पर जो है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो कंपनी का सारा बिजनेस देख रहे होते हैं। दे एंजॉय वास्ट पावर ऑफ मैनेजमेंट ओवर द कंपनी, क्योंकि यहाँ पर शेयर होल्डर अपनी सारी पावर डायरेक्टर्स को दे के रखते हैं कि आपके हिसाब से जो भी कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो, जिससे कंपनी अच्छा काम करे, वो आप अपने हिसाब से स्टेप्स लीजिए। तो दे एंजॉय अ लॉट ऑफ पावर गिवन बाय द शेयर होल्डर्स, जिससे वो अपने हिसाब से सारी चीजें कंपनी में चला रहे होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज की मैनेजरियल पर्सनल। की मैनेजरियल पर्सनल कौन होते हैं? तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 51, की मैनेजरियल पर्सन इन रिलेशन टू कंपनी मीन्स, किस किस को की मैनेजरियल पर्सन? की का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, कि कंपनी में जो भी मैनेजरियल पर्सन एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पे काम कर रहा है, तो वो कौन कौन हो सकता है? एक उसमें होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ जिसको हम कहते हैं, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर मैनेजर। ये हमारे की मैनेजरियल पर्सन होते हैं जो हमारा बिजनेस देख रहे होते हैं। द कंपनी सेक्रेटरी, द होल टाइम डायरेक्टर, द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ जो हम जिसको कहते हैं, such other officer who is in full-time employment one level below the director। डायरेक्टर से एक स्टेप नीचे जो भी है, डायरेक्टर के अंडर जो भी काम कर रहा है, वो भी की मैनेजरियल पर्सन बोला जाता है। या फिर जिन लोगों को और वहां पर मेंशन किया हुआ है उनको भी की मैनेजरियल पर्सन बोलते हैं। Board of Director usually appoint managerial personnel such as managing director, whole-time director and manager to manage the affairs of company under the superintendence and control of the board। तो ये जो की मैनेजरियल पर्सनल का अपॉइंटमेंट होता है, ये सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, ताकि कंपनी को इजीली चलाया जाए और वो अपना पूरा उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर पाए। Section 196 does not allow the simultaneous appointment of a managing director and a manager in a company। तो कंपनीज एक्ट में जो सेक्शन 196 दिया हुआ है, उसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन है कि एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर दोनों एक साथ अपॉइंट नहीं हो सकते। या तो मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा या फिर मैनेजर को अपॉइंट किया जाएगा, दोनों एक साथ अपॉइंट नहीं कर सकते। और एक से ज्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। नाउ द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर। तो जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि ये दोनों एक साथ अपॉइंट नहीं हो सकते, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पहला डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट। मैनेजर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होता है, मतलब कि जैसे एक नॉर्मल एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जाता है, उसी तरह मैनेजर का भी अपॉइंटमेंट किया जाता है। जबकि मैनेजमेंट जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसके लिए क्या है, अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो उसके लिए रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर कंपनी के आर्टिकल या मेमोरेंडम में उसको मेंशन किया जाएगा, जब ही मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। नंबर की बात करें कितने होने चाहिए, तो देयर कैन बी ओनली वन मैनेजर इन अ कंपनी। मैनेजर सिर्फ एक हो सकता है और मैनेजिंग डायरेक्टर, मल्टीपल मैनेजिंग डायरेक्टर वहां पर अपॉइंट किए जा सकते हैं। डायरेक्टर
तो मैनेजर जो है कभी भी डायरेक्टर नहीं हो सकता कंपनी का। वो एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम कर रहा है तो ही कैन नॉट बी द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। बट जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो हमारा कंपनी का डायरेक्टर होना चाहिए। मैनेजर जो है कोई भी XYZ जो है वो हमारा मैनेजर बन सकता है, बट मैनेजिंग डायरेक्टर शुड बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। Power: a manager has management over whole or substantially the whole of the affairs of the company, while a managing director has substantial power of management which would not otherwise be exercisable by him। तो मैनेजर के पास पावर होती है कि वो पूरा या कंपनी के जो भी अफेयर्स हैं उनको वो पूरा देख के चलता है, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसके पास सब्सटेंशियल पावर होती है जो वो अदरवाइज कहीं पर यूज नहीं कर सकता। रेमुनरेशन, कितनी सैलरी दी जाती है, तो मैनेजर को कितनी मिलती है, नेट प्रॉफिट का जो 5% है। जैसे आपने अपनी अकाउंट्स की बुक पढ़ी है तो उनमें पढ़ा भी होगा रेमुनरेशन ऑफ अ मैनेजर एंड ऑल, तो वो जो भी नेट प्रॉफिट आता है उसके 5% से ज्यादा उसको सैलरी नहीं दे सकते। बट मैनेजिंग डायरेक्टर के केस में 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, तो 5% का फर्क है मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर में। तो मैनेजिंग डायरेक्टर को 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट सैलरी प्रोवाइड की जा सकती है। नाउ द वेरियस टाइप्स ऑफ कमिटीज। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑडिट कमिटी की। तो पहले ऐसी कमिटीज नहीं होती थी, बट काफी स्कैम्स हुए 2008 या उसके बाद हम कहें धीरे धीरे, जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। तो उसके बाद 2013 में कुछ कमिटीज बनाई गई ताकि ये जो स्कैम स्कैंडल्स होते हैं कंपनी के अंदर इनको ओवरकम किया जाए, इनको मिनिमाइज किया जाए। तो इसमें एक कमिटी जो बनाई गई, ऑडिट कमिटी बनाई गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सेक्शन 177 of Companies Act 2013 provides that the board of director of every listed company and such other classes of company as may be prescribed shall constitute an audit committee। तो अंडर सेक्शन 177 हर एक कंपनी को, जो भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, वहां पर एक ऑडिट कमिटी बनाना जरूरी है। वहां पर उनको एक ऑडिट कमिटी बनानी है इस सेक्शन के अंडर। और ऑडिट कमिटी में कौन कौन होगा, द ऑडिट कमिटी शेल हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर्स एज मेंबर्स। ऑडिट कमिटी में कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे, जिनमें से कम 2/3 जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कंपनी से एसोसिएटेड नहीं है, जो आउटसाइडर्स होते हैं, जो बाहर एक पैनल बना हुआ होता है कि कंपनी के डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वहां पर अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर जो किसी भी तरह कंपनी से एसोसिएटेड नहीं है। तो ऑडिट कमेटी में कम से कम 2/3 जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ऑडिट कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं दे शुड बी फाइनेंशियली लिटरेट। उनको फाइनेंशियल जो भी चीजें हैं उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जब भी तो वो ऑडिट कर पाएंगे वहां पर। दे शुड हैव फुल आइडिया अबाउट द फाइनेंस। फिर है द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमिटी शेल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ऑडिट कमिटी का जो चेयरमैन होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। यहाँ पर बार बार इंडिपेंडेंट पे क्यों फोकस किया जा रहा है, क्यों एम्फेसाइज किया जा रहा है, टू गेट दी फेयर ओपिनियन। क्योंकि अगर कोई इंडिपेंडेंट पर्सन वहां पर अपॉइंट किया जाएगा जो कंपनी से एसोसिएटेड नहीं है, तो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। कंपनी के लोग उसके ऊपर प्रेशर, कोई दबाव नहीं डाल सकते कि नहीं आप यही बोलो, आप अपनी रिपोर्ट में सब अच्छा लिख के दो। वो दबाव नहीं होता है, वो एक फेयर रिपोर्ट वहां पर बना के देता है। इसलिए वहां पर जो चेयरमैन है ऑडिट कमेटी का वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। जो भी ऑडिट कमेटी का चेयरमैन है, शेयर होल्डर्स की क्वेरीज को, जो भी एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें फिर वो आंसर करता है, उनकी क्वेरी को रिजॉल्व करता है। The audit committee may invite such of the executives as it considers appropriate to be present at the meeting of the committee. But on occasions it may also meet without the presence of any executive of the company. तो अगर ऑडिट कमेटी चाहे तो वो अपने जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको भी मीटिंग में बुला सकती है और उनके सामने जो भी बातचीत है वो कर सकती है। बट अगर वो चाहे तो वो बिना एग्जीक्यूटिव के भी अपनी मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। द कंपनी सेक्रेटरी शैल एक्ट एज द सेक्रेटरी ऑफ टू द
कमिटी। तो जो कंपनी सेक्रेटरी है वही ऑडिट कमिटी के भी एज ए सेक्रेटरी काम करेंगी। इनके पास पावर्स कौन कौन सी होनी चाहिए? टू इन्वेस्टिगेट एनी एक्टिविटी विद इन इट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस, वो जिस एक्टिविटी को चाहे उस एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट कर पाएगी। जिस एम्प्लॉय से चाहे उससे वो इंफॉर्मेशन, अपनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दे कैन टेक द एडवाइस फ्रॉम दी लीगल, और कोई और प्रोफेशनल पर्सन है वो चाहे तो उनसे भी सलाह मशवरा कर सकते हैं। The secure attendance of outsider with relevant expertise if it considers necessary. तो वो अटेंडेंस जो है उसको भी सिक्योर वहां पर कर सकते हैं आउटसाइडर्स की। The audit committee should meet at least 4 times in a year and not more than 4 months shall elapse between 2 meetings. तो जो भी ऑडिट कमेटी कंडक्ट की गई है उन्हें साल में कम से कम 4 बार मिलना होगा, मतलब 4 बार अपना काम मिलके करना होगा। और जो 2 मीटिंग होगी उनमें 4 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। कि मतलब ऐसा नहीं है कि पहली मीटिंग जनवरी में करी, फिर उसके बाद उन्होंने मार्च में करी, उसके बाद सीधा नवंबर में कर रहे हैं, दिसंबर में कर रहे हैं। तो 4 मीटिंग तो हो गई, बट यहाँ पर मार्च से नवंबर के बीच में टाइम पीरियड बहुत लंबा हो गया। तो ये जो टाइम पीरियड है ये 4 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। The quorum shall be either 2 members or 1/3 of the members of audit committee, whichever is greater. Quorum होता है कि number of people present at the meeting, उसको हम कहते हैं quorum, या which is required to be present at the meeting, but there should be minimum of 2 independent members present. तो जब भी ये मीटिंग कंडक्ट करेंगे तो कम से कम 2 या फिर 1/3 ऑफ दी ऑडिट कमेटी मेंबर जो भी ज्यादा हो वो वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए, और कम से कम 2 वहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। फिर है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, ये एक और कमेटी है जो बनाई जाती है। तो the board of director of every listed company and such other class or classes of company as may be prescribed shall constitute the nomination and remuneration committee consisting of 3 or more non-executive directors, out of which not less than 1/2 should be independent director. तो ये वही जो कंपनी ऑडिट कमेटी बनाएगी उन्हीं को ही नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी बनाना भी जरूरी होता है, और उसमें जो लोग होंगे उसमें कम से कम 3 या उससे ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। 3 या 3 से ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिनमें से कम आधे लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। उस नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी का काम क्या है? They identify persons who are qualified to become directors and who may be appointed in senior management in accordance with the criteria laid down, recommended to the board their appointment and removal, and shall carry out evaluation of every director's performance. तो ये क्या क्या काम करते हैं कि ये आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे लोगों का नाम प्रपोज होता है कि ये डायरेक्टर बनना चाहता है, तो ये उनकी क्वालिफिकेशन चेक करते हैं कि मतलब उनकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि इनको डायरेक्टर बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। फिर वो अपने रिकमेंडेशन देते हैं कि किसको डायरेक्टर बना सकते हैं, क्राइटेरिया कि किस बेसिस पर बनाया जाएगा या फिर किसी डायरेक्टर को हटाया जाएगा, जो भी डायरेक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, ये सारा काम नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी का है। The nomination and remuneration committee shall formulate the criteria for determining qualification, positive attributes, and independence of a director, and recommend to the board a policy relating to remuneration for director, key managerial person, and other employees. तो यहाँ पर ये जो है कुछ क्राइटेरिया भी बनाते हैं कि उनकी क्वालिफिकेशन निकालना, उनके लाइक इंडिपेंडेंस किसी भी डायरेक्टर निकालने का, या फिर पॉलिसीज बनाना, पॉलिसीज रिगार्डिंग दी रेम्यूनरेशन की डायरेक्टर को कितनी दी जाएगी, जो बाकी की मैनेजरियल पर्सन है इंपॉर्टेंट पोजीशन पर या जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको किस क्राइटेरिया के बेसिस पर कितनी सैलरी दी जाएगी, कितनी रेम्यूनरेशन दी जाएगी, वो ये सारा काम नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी का होता है। फिर है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। तो ये किसको बनाना मैंडेटरी है?
अगर किसी कंपनी में 1000 या उससे ज्यादा शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर हैं या अदर कोई सिक्योरिटी होल्डर हैं किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो उस कंपनी को स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाना मैंडेटरी है। ठीक है, कौन? 1000 से ज्यादा उसके शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर या डिपॉजिट होल्डर है कोई भी किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो उस कंपनी के लिए ये वाली कमेटी बनाना मैंडेटरी है। It consisting of a chairperson who shall be a non-executive director and such other members as may be decided by the board। तो इसका जो चेयरमैन होगा वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा इस कमेटी का, और बाकी जो भी मेंबर्स होंगे वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके अपॉइंट कर देंगे। तो इसका बेसिक काम क्या होता है इस कमेटी का? इट शैल कंसिडर एंड रिजॉल्व द ग्रीवेंसेस ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो सिक्योरिटी होल्डर्स के जो भी इशू हैं, स्टेक होल्डर्स के जो भी इशू हैं, उनको रिजॉल्व करना ये इस कमेटी का काम होता है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूट करनी होती है अंडर सेक्शन 135, और किसको ये कमिटी बनाना मैंडेटरी होता है? अगर किसी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है पिछले साल में। इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है किसी कंपनी की, तो उनको ये CSR कमेटी बनाना मैंडेटरी है। ठीक है, इसमें होगा कौन कौन? It consists of 3 or more directors, out of which at least 1 director shall be an independent director। तो इसमें कम से कम 3 या उससे ज्यादा डायरेक्टर होने चाहिए, और इसमें कम से कम एक डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी शेल, ये क्या काम करेगी? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कमिटी? It will formulate and recommend to the board a CSR policy which shall indicate the activities to be undertaken by the company। तो इसका काम होता है कि अलग अलग पॉलिसीज को बनाना या कंपनी को रेकमेंड करना कि कंपनी को कौन सी CSR एक्टिविटीज में पैसा लगाना चाहिए। CSR एक्टिविटीज जैसे होता है कि कोई कंपनी हॉस्पिटल बनवाती है, या कोई फूड डिस्ट्रीब्यूट करती है, या कोई और किसी तरीके से काम कर रही होती है, मतलब सोसाइटी को बढ़ाने में, सोसाइटी के लिए जो अपना काम में लगी हुई होती है, उसको हम कहते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कमिटी रेकमेंड करती है कि इस कंपनी को किस किस CSR एक्टिविटी में पैसा अपना लगाना चाहिए, और जो भी उसका पैसा लगाया गया है, जो भी उसने पॉलिसी बनाई गई है, उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करती रहती है कि वो सही है आज के टाइम पे या नहीं है। तो उनको कितना पैसा CSR जो है वो एक्टिविटीज में लगाना होता है? पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2%। पिछले 3 साल का प्रॉफिट को एक्यूमुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट को, उसका एवरेज निकालेंगे, उस एवरेज का 2% उनको जो हमारी CSR एक्टिविटीज है उनके ऊपर लगाना होता है। और इफ द कंपनी फेल्स टू स्पेंड सच अमाउंट, अगर कंपनी ये वाला अमाउंट स्पेंड नहीं कर पाती है CSR एक्टिविटी पे किसी भी कारण से, तो उनको जो है अपनी रिपोर्ट में ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने ये पैसा खर्च क्यों नहीं किया। फाइन। और वो जो एक्टिविटीज हैं, किन में ये CSR एक्टिविटीज, किन किन में ये पैसा लगाया जा सकता है, वो कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 7 में एक्टिविटीज दी हुई हैं। उन एक्टिविटीज में से किसी में भी चाहे तो वो अपना CSR का पैसा उन एक्टिविटीज में लगा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट 3। आई होप कि ये क्लियर होगा। जो भी डाउट है अपने पूछ लीजिए मुझसे प्लीज। दिस इज कंपनी लॉ क्लास। सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी का मतलब कि ये है तो प्राइवेट कंपनी की जो ओरिजिनल कंपनी हमने कंपनी पढ़ी थी, एक होती है होल्डिंग कंपनी और एक होती है सब्सिडरी कंपनी। तो अगर किसी कंपनी में मेजॉरिटी लाइक 2 कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, तो अगर मेजॉरिटी शेयर 51% से ज्यादा शेयर अगर किसी पब्लिक कंपनी का है, तो फिर वो हमारा होल्डिंग कंपनी होगी। तो दूसरी कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी भी है तो वो उसकी सब्सिडरी बन गई, तो वो हमारी पब्लिक कंपनी की तरह ही ट्रीट की जाती है।
रीअपॉइंटमेंट होता है कि अगर उस पर्सन की एलिजिबिलिटी है और अगर सपोज कि वो किसी और पर्सन को अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं किसी और पर्सन को अपॉइंट करना, तो जो डायरेक्टर रिटायर हो रहा है उसी को ही दोबारा से अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, कि या तो जो भी जिस मीटिंग में वो रिटायर होगा उसी में या तो उसी को रीअपॉइंट कर देंगे या फिर किसी और को अपॉइंट कर सकते हैं। तो अगर उस मीटिंग में उनका कोई फैसला नहीं हो पाता तो वो अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन हो जाती है सेम डेट पर। अगले हफ्ते भी अगर वहां पे वो किसी को अपॉइंट नहीं कर पाते तो जो भी डायरेक्टर रिटायर हुआ था वही फिर से जो डायरेक्टर है डीम्ड टू बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उसी को डायरेक्टर माना जाएगा। तो उसमें कुछ कंडीशन थी जो हमने पढ़ा था, वो कंडीशन उसकी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वो एलिजिबल होना चाहिए, उसने खुद से मना नहीं किया होना चाहिए कि वो डायरेक्टर नहीं बनना चाहता, तो उसी को रीअपॉइंट कर देंगे। बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको 10 इयर्स मिल जाएगा। नॉमिनी डायरेक्टर होता है कि अगर किसी डायरेक्टर को नॉमिनेट किया हुआ होता है, एक तो डायरेक्टर होता है जो शेयर होल्डर्स ने या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किए हैं, तो वो हमारे नॉर्मल डायरेक्टर्स होते हैं या एडिशनल डायरेक्टर होते हैं। नॉमिनी डायरेक्टर होता है अगर उसको किसी ने नॉमिनेट किया है, कि उसको सपोज केंद्र सरकार ने नॉमिनेट किया हुआ है या उसको दिल्ली सरकार ने नॉमिनेट किया है कि इस कंपनी में इसको हमारे कंपनी का मतलब इसको हमारा रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर बनाओ, तो वो नॉमिनी डायरेक्टर होता है। ट्रिब्यूनल होता है जो कंपनीज का कोर्ट होता है, जहां पर कंपनीज के एक तो हमारे नॉर्मल कोर्ट होते हैं जो आपने जैसे 30,000 सुना है, हाई कोर्ट सुना है, ये नॉर्मल हमारे कोर्ट है जहां पर सिविलियंस का केस फाइल किया जाता है, उनके केस लड़े जाते हैं। ट्रिब्यूनल होते हैं जहां पर कंपनीज के जो भी डिस्प्यूट्स हैं, कंपनी के जो भी इश्यूज हैं, वो उस वाले कोर्ट में जाके सॉल्व किए जाते हैं, तो उनको हम ट्रिब्यूनल कहते हैं। अगर किसी पर एफआईआर ऑलरेडी चल रही है तो वो एक कन्विक्ट है, मतलब उसके ऊपर ऑलरेडी कोई ऑफेंस चल रहा है किसी डायरेक्टर के ऊपर, तो उसको डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते, वो डिस्क्वालिफिकेशन में आएगा। ठीक है, अगर कोई ऑलरेडी किसी का नाम किसी केस में चल रहा होता है तो वो हमारा डायरेक्टर पर्सन नहीं बन सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, की जो डायरेक्टर रिटायर हो रहा है उसकी जगह अगर हम कोई नया पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं तो उस नए पर्सन का पहले नाम प्रपोज होना चाहिए वहां पे कि हाँ भाई इस पर्सन को डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है, तो वो डायरेक्टर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर है। उसका प्रॉपर नोटिस जाना चाहिए कि इस पर्सन का नाम चल रहा है, इसको डायरेक्टर वो अपॉइंट करेंगे कंपनी का। ट्रस्टी होता है जो कंपनी के मतलब कंपनी का हित ध्यान में रख के जो काम कर रहे हैं, जैसे ट्रस्ट होता है ना, तो एक ट्रस्ट वहां पर उनके ऊपर किया जाता है कि दे विल वर्क फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के फायदे के लिए काम करेंगे, कंपनी के हित को सोचकर काम करेंगे, तो इसलिए वो एज अ ट्रस्टी काम करते हैं। तो डायरेक्टर्स के ऊपर ट्रस्ट किया जाता है कि वॉट एवर दे विल डू दैट विल बी इन द फेवर ऑफ द कंपनी। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील आपके सिलेबस में है, ये मैंने जब फर्स्ट यूनिट आपको कराई थी, ये मैंने आपको उस टाइम डिस्कस किया था। सबसीक्वेंट डायरेक्टर्स मैंने बताया था कि एक तो होते हैं फर्स्ट डायरेक्टर, कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जब नई कंपनी शुरू होती है, उस टाइम पर जो डायरेक्टर हमारे अपॉइंट होते हैं, जिन डायरेक्टर का नाम चल रहा होता है, आर्टिकल्स में आया होता है, वो हमारे फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं। पर जब वो डायरेक्टर रिटायर हो जाते हैं 5 साल बाद या जो भी इन बिटवीन, जब भी वो डायरेक्टर रिटायर हो जाएंगे तो उनकी जगह नए डायरेक्टर अपॉइंट किए जाएंगे। वो जो नए डायरेक्टर हैं दे आर नोन एज द सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स। ऑडिट कमेटी जो होती है कि वो कंपनी के इन बिटवीन, एक तो हमारा कंपनी का जैसे ऑडिट होता है वो तो ईयरली यूजुअली होता है, बट एक ऑडिट कमेटी वहां पर बनाई जाती है जो पूरा साल ये वहां पर इंश्योर करके चलती है कि कंपनी में कोई भी गड़बड़ नहीं हो रही है। तो वहां पर इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है कि अब जैसे अगर हम सत्यम, आपने सुना होगा सत्यम कंपनी थी 2009 में, वहां पर बड़ा फ्रॉड निकला था कि उसका जो खुद का जो मालिक था उसने सारा फ्रॉड किया हुआ था, एक नई कंपनी बना दी थी और सारा पैसा वहां पे ट्रांसफर कर दिया था, तो वहां पर कोई ऑडिट कमेटी नहीं थी। वहां पर उनके जो अकाउंट्स है वो सब इंटरनल उनकी प्रैक्टिस चल रही थी, तो उसकी वजह से वहां पे सारा कंपनी का पैसा उसने अपने उसमें खाली कर दिया और कंपनी को कह दिया कि पहले तो दिखाया कि कंपनी के पास कितना सारा पैसा है, कि इतनी अच्छी बैलेंस शीट दिखाई कि इतने फंड्स हैं, लाइबिलिटी नहीं है ये ज्यादा, बट वो सारा फेक था। तो ऑडिट कमेटी क्या करती है, ऑडिट कमेटी टाइम टू टाइम ये चीजें चेक करती है कि कंपनी के अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है,
इसलिए ऑडिट कमेटी को वहां पर बनाया जाता है। कोशिश कर रही हूँ कि आपका मैक्सिमम जितना सिलेबस हो जाए उतना हम कर लें कंप्लीट। फर्स्ट डायरेक्टर, ये मैंने आपको रिटायरमेंट बताया था, रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर, कि उसमें कंपनी चाहे तो वो हर साल रख सकती है कि जब जो भी कंपनी के डायरेक्टर है वो हर साल वहां पर रिटायर हो जाए। नहीं तो रोटेशनल डायरेक्टर वहां पे पड़ा था कि 1/3 को परमानेंट कर देते हैं, बाकी 2/3 रोटेशनल होते हैं, जिसमें से 1/3 हर एज जो उनकी जनरल मीटिंग होती है उसमें हर साल रिटायर होते हैं। तो वो कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में ये चीजें जो है लिखी हुई होती हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इनके सारे रूल्स लिखे होते हैं कि कौन सी डायरेक्टर की कितनी टर्म होगी, वो कब वहां पर कब रिटायर होगा। बेटा शेडो डायरेक्टर तो मैंने कोई भी नहीं बताया, देयर इज नो शेडो डायरेक्टर। कोरम होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। कोरम का मतलब कम से कम कितने लोग एक मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए जब वो मीटिंग एक वैलिड मीटिंग मानी जाएगी। अगर हम कहते हैं कोरम नहीं है तो वो एक वैलिड मीटिंग नहीं मानी जाएगी, उसमें जो भी डिसीजन होगा दैट डिसीजन विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। स्टेक होल्डर्स मतलब जिसका किसी भी तरीके से कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है, कि अगर सपोज हम शेयर होल्डर्स की बात करें या हम डिवेंचर होल्डर की बात करें या जो भी पर्सन किसी भी तरीके से कंपनी से इंटरेस्टेड, कंपनी में इंटरेस्टेड है, कंपनी से एसोसिएटेड है, उनका कोई भी लेना देना है कंपनी से, तो उनको हम स्टेक होल्डर कह देते हैं। शेयर होल्डर तो सिर्फ जिनके पास कंपनी के शेयर हैं वो हमारे शेयर होल्डर होते हैं। स्टेक होल्डर जो किसी भी तरह जिस कंपनी में उनका स्टेक है, डिवेंचर होल्डर को भी स्टेक होल्डर बोला जाता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर्स को भी स्टेक होल्डर बोला जाता है। ठीक है, जो किसी भी तरीके से कंपनी का जिनमें स्टेक है उनको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। लैंग्वेज बेटा आपको पेपर में ही ऑप्ट करनी होगी कि आप इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हो या हिंदी मीडियम में देना चाहते हो। तो आप इस टाइम किससे पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप पेपर में जिस लैंग्वेज में पेपर अटेम्प्ट करोगे बस वो लैंग्वेज सेम रखना। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन हिंदी में लिखा, एक क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा। कोई भी मीडियम ऑप्ट करोगे आपका उसी मीडियम में वो आंसर चेक होगा, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने हिंदी मीडियम में क्यों दिया या आपने इंग्लिश मीडियम में क्यों दिया। आप कोई भी मीडियम ऑन द स्पॉट पेपर में ले सकते हो। There is no as such difference between company and corporate. Corporate is related to the company only. प्राइवेट कंपनी बेटा शेयर इशू नहीं करती, मतलब उनका आईपीओ नहीं आता है, वो सिर्फ अपने हिसाब से जो भी अपने लोग होते हैं उन्हीं में वो शेयर को इशू कर देती है, क्योंकि वहां पर वो एक पब्लिक इशू नहीं निकाल सकती क्योंकि मैक्सिमम नंबर की लिमिट है वहां पर। आई डोंट हैव 10 years so I can't send the previous year question paper. So you have to buy it from the market to get the previous year question paper. स्टाफ डायरेक्टर को नहीं हटा सकता, डायरेक्टर अगर हटेगा तो एजीएम में हटेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईजीएम इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्वेश्चन आपके इसमें सेम ही रहते हैं, आपके लॉ में इतनी वैरायटी नहीं है कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा। आपको सारे टॉपिक दिए हुए हैं, इन्हीं टॉपिक में से आपका एग्जाम बनेगा, तो गो फॉर दिस ओनली। आप किसी भी मीडियम में कोई भी पेपर किसी भी मीडियम में अटेम्प्ट आप कर सकते हो, बस वो लैंग्वेज आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। पूरे पेपर में सेम लैंग्वेज में आप भले ही हिंदी में दो, आपने भले ही जब फॉर्म भरा आपने हिंदी लिखा था, आप चाहे तो पेपर इंग्लिश में दे सकते हो, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने इंग्लिश में क्यों दिया। एग्जाम में कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हो। आई थिंक आई हैव क्लियर्ड ऑल दी डाउट्स। तो टुडे आई हैव कंप्लीटेड यूनिट 3। In the next class I will start with unit 4. पेपर कब से है बेटा, ये आप SOL वेबसाइट चेक करते रहिए। एज पर टुडे शेड्यूल अभी तक की जो डेट है वो 12 दिसंबर ही है, आपके उसी डेट से एग्जाम स्टार्ट है। कुछ चेंज होगा तो वहीं पर वेबसाइट पे आपको अपडेट देंगे, तो कीप स्क्रॉलिंग दैट SOL वेबसाइट, आप टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहिए, सारे अपडेट्स वहां पर आएंगे। फाइन, गुड बाय फॉर द डे।